सजायाफ्ता अपराधी 5-5 मामले के सजायाफ्ता अपराधी लालू प्रसाद यादव ने तो ये कह दिया कि बकवास है, ये कुंभ वुंभ क्या है। योगी ने साफ साफ कहा, भाई कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे रिपोर्टर्स मुझे जान पहचान के हैं जो खूब वहां डुबकी लगाया, त्रिपुंड लगाया, खुद रूबिका लियाकत ने लगाया, उन्होंने मोहम्मद सनी की बात की। ये साजिश क्यों मैं कह रहा हूं कि ये इस स्तर तक हो रही है, इस स्तर तक हो रही है, इस सनातन को बदनाम किया जाए, कुंभ को बदनाम किया जाए। यदि योगी 2013 की व्यवस्था बता रहे हैं और उसकी पूरी पोल खोल रहे हैं तो ये सच भी सामने आएगा, जो सरकार हज हाउस बनाई हुई थी। नमस्कार। 1.5 महीने का महाकुंभ अब आखिरी चरण में है। हफ्ते भर का से कम का समय बच गया है। ऐसा लग रहा है कि ये समय, ये बेला यदि निकल जाए उसके बाद सनातन द्रोहियों का क्या खेला होगा। जिन लोगों ने लगातार ये कोशिश की कि किसी तरह से कुंभ में विघ्न डाला जा सके, किसी तरह से भगदड़ में हजारों हजार लोग मर जाएं, आगजनी हो जाए, कोई हादसा हो जाए, इसके लिए लगातार इंतजार करते रहे। करोड़ों की भीड़ में ये सब संभव भी था। लगातार ये कोशिश की जाती रही कि कुंभ को फेल्योर बताया जाए, इस हद तक कि सनातन की सबसे बड़ी आस्था के सेंटर को अपमानित किया जाए। लालू से लेकर मुलायम के बेटों ने भी इस पर खूब करतूत की, लेकिन संभल हादसा के बाद लगातार उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में झटके पर झटके झेलते अखिलेश को कहीं संदेश आया और फिर वो कुंभ में डुबकी लगाकर अपने पाप मिटाने की कोशिश करने लगे। लेकिन तुष्टीकरण के उस वोट के लिए अखिलेश फिर नीचे गिरते गए और फिर ममता बनर्जी के उस बयान का भी समर्थन कर दिया जिसमें ममता ने कहा यह महाकुंभ नहीं, महामृत्यु यज्ञ चल रहा है। लगातार इससे आगे बढ़ते हुए सजायाफ्ता अपराधी 5-5 मामले के सजायाफ्ता अपराधी लालू प्रसाद यादव ने तो ये कह दिया कि बकवास है, ये कुंभ वुंभ क्या है। इन मूर्खों की टोली ने यह समझने की कोशिश नहीं की कि सरकार ने 40 करोड़ लोगों के लिए उम्मीद बांधी थी कि 40 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन वो आंकड़ा 60 को कब का पार कर चुका है। अभी हफ्ते भर का समय और बाकी है। मतलब अनुमान था 120 करोड़, 110 से 120 करोड़ के बीच जो सनातनी हैं इस देश में, छोटे छोटे बच्चों से लेके 100 साल के बुजुर्ग तक, उसमें आधे से ज्यादा लोगों ने कुंभ में डुबकी लगा दी है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस महासमर्पण के बाद भारत की तस्वीर क्या होगी। तो इसकी समझ निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ को है। और कुंभ में जो गए, जिनने कैमरे पर देखा, विशेष रूप से जो गए हम जैसे लोग, और जो वहां पर डेरा डाले हुए रहे, जो विदेश से पूरे एनआरआईज आए, उनमें से कई ने मुझे फोन पर बताया, कई ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जिनके एनआरआई रिश्तेदार जो उनसे यहां आकर के साझा करके गए, उनने पिछले हफ्ते भर से जो बात की मुझे लगा उसे भी साझा करने की जरूरत है। वो बताता है कि कैसे भारत का पूरा सनातन चरित्र उभर कर सामने आ रहा है। ये बात कई बार राजनीतिक नेता कह जाते थे कि भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत का राष्ट्र धर्म सनातन है, लेकिन सदन के अंदर कोई कह जाए ये सामान्य मामला नहीं है। इतिहास में पहली बार किसी सदन के अंदर कोई कद्दावर नेता, और उसमें भी नेता सदन, यदि ये कहता हो कि ये सनातन राष्ट्र है, तो समझ जाइए कि इसके मायने क्या हैं। योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्यों कहा और इसके क्या मायने हैं, ये क्या विपक्ष समझने में मूर्खतापूर्ण काम कर रहा है। योगी सदन में खूब बोले, इस कदर बोले कि चूल्हे हिल गई, पूरी साजिश की पोल खोल गए। 1.5 महीना के इस महाकुंभ में महाप्रलय आने की जो साजिश रची गई, उस सब को खोल करके परत दर परत रख दिया। और तब जाकर के उन्होंने सदन में जो कहा उसकी बारीकियों को जरा समझिए। उन्होंने संदेश दिया कि हमसे लड़ते लड़ते भारत से लड़ने लगा। अब देखिए, हमसे
पहली बार ये बात अब हमसे पर आ गया। मतलब अब तक ये बात मोदी के लिए होती थी कि मोदी से लड़ते लड़ते ये सब भारत और हिंदुत्व से लड़ रहे हैं। अब योगी कह रहे हैं हमसे लड़ते लड़ते विपक्ष भारत से लड़ने लगा। और क्यों ये ऐसा कह रहे हैं ये समझ में आएगा। उन्होंने आंकड़े दिए कि 2013 के कुंभ से तुलना की कि क्या कुछ हुआ। योगी ने कहा महाकुंभ की बात शालीनता और मर्यादा से कहिए, लेकिन जीवित लोगों को मृतक ना बनाइए। शासन का यह प्रश्न खड़ा कीजिए, लेकिन महाकुंभ व आस्था पर नहीं, तीर्थ यात्रा में आस्था को कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने एक तरह से चेतावनी दी और कहा कि हमारी बारे में कीजिए, सत्ता और सरकार की खिंचाई कीजिए। आप हमारे हम फेल हो रहे हैं इसके बारे में बताइए, लेकिन कम से कम कुंभ को अपमानित मत कीजिए। ये बात वो ममता बनर्जी के लिए भी कह रही थी। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि एक नेता कह रही है ये महाकुंभ नहीं है, ये महामृत्यु कुंभ है, मृत्यु कुंभ। ममता ने कहा ये महामृत्यु कुंभ है। योगी इन सब चीजों पे बोले। अब जरा बारीकियों को समझिएगा, तब योगी ने क्या पैगाम दिया है महत्वपूर्ण, क्यों दिया है इसको समझिएगा। योगी के इस बात को सुनिए कि पहली बार इतिहास में हुआ है कि सदन के अंदर, किसी सदन के अंदर सदन का नेता कह गया हो कि ये सनातन राष्ट्र है। ये बड़ी चेतावनी है और वो क्यों कह गए हम इसे भी समझने की कोशिश करें। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सनातन धर्म का अनुयायी बनना या सनातन धर्म के किसी आयोजन को भव्यता के साथ करना क्या कोई अपराध है? उस आयोजन को उन सीमाओं के साथ उस आस्था को सम्मान देकर आगे बढ़ाना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और आगे बढ़ रही है। क्या बात है। क्योंकि हम लोग ये मानते हैं सनातन धर्म इस देश का राष्ट्रीय धर्म है। राष्ट्रीय धर्म है, सुना आपने। सनातन धर्म की सुरक्षा। जरा दोबारा से सुनिएगा इस चीज को क्या कह रहे हैं। और वो नेता सदन है साहब, एक बार जरा बारीकी से फिर से सुनिएगा। क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और आगे बढ़ रही है। क्योंकि हम लोग ये मानते हैं सनातन धर्म इस देश का राष्ट्रीय धर्म है। सनातन धर्म इस देश का राष्ट्रीय धर्म है। सनातन धर्म की सुरक्षा में ही भारत के अंदर पल रहे हर मत और मजहब की सुरक्षा भी है और उनका सम्मान भी है और उनका गौरव भी है। और सनातन धर्म की सुरक्षा विश्व मानवता की सुरक्षा की गारंटी भी है। और उसके इतने बड़े आयोजन के साथ भेदभाव तो किसी के साथ नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ। प्रयागराज महाकुंभ में क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने भी स्नान किया। मुझे याद है हर जाति मत और मजहब के लोग अगर आए हैं श्रद्धा भाव के साथ तो उन्होंने आस्था की पवित्र डुबकी भी लगाई। हाँ, अगर कोई चढ़ाने के लिए आया है तो वहां पर उनको वैसे दुत्कार करके भगा भी दिया गया। अब उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। योगी ने साफ साफ कहा भाई कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे रिपोर्टर्स मुझे जान पहचान के हैं जो खूब वहां डुबकी लगाया, त्रिपुंड लगाया, खुद रूबिका लियाकत ने लगाया, उन्होंने मोहम्मद शमी की बात की। इन सब ने प्रयागराज में डुबकी लगाई। इसलिए कहा कि ये मैसेज देने की कोशिश योगी ने की कि ये सनातन धर्म का राष्ट्र है, इसका पंथ कुछ और हो सकता है, पूजा पद्धति किसी की और हो सकती है, सांस्कृतिक विरासत सनातन है। और मुझे लगता है कि पहली बार किसी सदन में, किसी नेता सदन ने या किसी बड़े नेता ने सदन के अंदर कह दिया हो कि ये सनातन राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र की जिस बात कर रहे हैं ना आप, वो पहली बार ये कह दिया। और योगी की लकीर जिस तरह से बड़ी होती जा रही है, इससे ये साफ इंडिकेशन दिखाई दे रहा है कि अब जो बात लगातार की जा रही थी ये सनातन राष्ट्र है और ये हिंदू राष्ट्र की तरफ बात बढ़ती जा रही है। दरअसल ये चीजें इसलिए क्योंकि जो इस तरह का विपक्ष है, सजा याफ्ता अपराधियों के गैंग का जो विपक्ष है, इस विपक्ष को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है। अब देखिए 5-5 मामले का सजा याफ्ता, 2 मामले में अंडर ट्रायल और फिर आने वाले कुछ समय में और मामले में अंडर ट्रायल होने वाला ये सजा याफ्ता अपराधी बिहार का लालू यादव क्या कह रहा है। कुछ कुंभ का क्या कोई मतलब है? कुंभ का कोई मतलब है? फालतू है कुंभ।
कुंभ में सर जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। ये कह रहा है कुंभ का कोई मतलब है। ये कुंभ क्या है? ये फालतू कुंभ। और खुद जो है वो जाके नाक रगड़ता है दक्षिण भारत के मंदिरों में जाकर के, पटना में अलग अलग शक्तिपीठों पे जा, बिहार के अलग अलग शक्तिपीठों पे जाके नाक रगड़ता है। लेकिन पब्लिक मंच पर क्या? इसकी आपने देखा होगा पूरे परिवार के साथ अभी जो है वो कर्नाटक भी गया हुआ था, सिद्धि विनायक भी गया हुआ था, ये बिहार में अभी इसके गृह जिला में भी जो कोई शक्तिपीठ है वहां जाकर के नाक रगड़ के आया। लेकिन पब्लिक मंच पर क्या कहता है? कुंभ वुंभ कोई चीज है? दरअसल यही सब चीज है जो इसके सपोर्टर जो हैं, जो एमवाई समीकरण गठित कर रहा है, उनको भी लग रहा है कि ये हज यात्रियों के लिए तो नहीं कर रहा, ये क्यों ऐसा कह रहा है? तब चीजें लोगों को बेहतर समझ में आ रही है कि आखिर ये खेल क्या खेल रहा है। और इसीलिए जब सदन के अंदर योगी और सब पोल खोलते हैं इन सब के पाप का कि अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं और राज्य के दूसरे पंथ मजहब के बच्चों को उर्दू पढ़ाना चाहते हैं कि विभिन्न बोलियों को, भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी को इस सदन में सम्मान मिल रहा है और हमारी सरकार को इन सब के लिए एकेडमी का भी गठन, अलग अलग एकेडमी के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रही है। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज को भी इस सदन में मुखरता मिले, इसके लिए अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए, अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में ना बोले, इसका विरोध है, बुंदेलखंडी में ना बोले और उर्दू की वकालत कर रहे हैं? ये बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर सुविधा सरकार देना चाहती है कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कटगुल्ला पढ़ के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। अब देखिए क्यों योगी आदित्यनाथ इस तरह की बातें करके इन सबको, इन लंपटों को ऐसी ठोकाई कर रहे हैं। दरअसल हिंदू राष्ट्र का मतलब सिर्फ इससे नहीं है कि आप आएंगे घोषणा कर देंगे हिंदू राष्ट्र। और कई जो सनातनी इस बात को लेकर के बेचैन कई बार होते हैं कि भाई हमने चुना था, हुआ क्या है। आप परत दर परत देखिए चीजें कैसी हो रही है। जितनी गालियां, जितना अपमान नरेंद्र मोदी का हुआ, भारतीय राजनीति में किसी का नहीं हुआ। ये लगातार पूरा इकोसिस्टम योगी आदित्य नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ा हुआ था। अब उसी ढंग से पूरा इकोसिस्टम योगी आदित्यनाथ के पीछे पड़ गया है। इन सबको लगता है कि मोदी का कार्यकाल, मोदी की तो उम्र हो रही है, अब 2029 से ज्यादा तो मोदी खींच नहीं पाएंगे। तो उसके बाद तो भाई जो एक कहावत चलती है कि अभी तो चाय वाले को झेल नहीं पा रहे हो, गाय वाला आएगा तो क्या करेगा। योगी आदित्यनाथ का कद जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से अपनी लकीर बढ़ाते जा रहे हैं, उनके ऊपर जितना हमला हो रहा है उसके बाद जो बाउंस करके जैसे सामने आ रहे हैं वो बेचैनी बढ़ा रहा है। हर झूठ, हर फरेब, हर षड्यंत्र। अब कैसे कुंभ में, महाकुंभ में झूठ पर झूठ बोला गया, फरेब किया गया मौत के आंकड़ों को लेकर के। योगी ने कुछ खुद सुनाया है, हम कुछ तथ्य आपके सामने भी रखेंगे। जरा पहले योगी को सुनिए कि सदन में उन्होंने इस झूठ का कैसे पर्दाफाश किया। इस तरह से कुंभ को लेकर के जो साजिश लगातार चलती जा रही है विपक्ष की पूरी तरह, जरा से विपक्ष को भी देखिएगा। अखिलेश, मैं क्यों बार बार कहता हूं अखिलेश यादव जानबूझ करके लोकसभा भागे हैं विधानसभा छोड़ के, योगी के इसी हंटर के डर से। अब जरा देखिए, बात दूंगा माननीय सदस्य श्री मनोज पांडे जी को, जिन्होंने उन अफवाहों की ओर ध्यान भी दिया कि उल्लेख किया कि काहिरा का वीडियो लेकिन महाकुंभ के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार किया जा रहा था, नेपाल का वीडियो महाकुंभ के साथ, झारखंड की किसी घटना को महाकुंभ के साथ या देश के अंदर के किसी अन्य दुर्घटना को जूसी के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार करके अफवाह फैलाने का जो कार्य हो रहा था, कौन लोग थे। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं, जिन्होंने रात में चुन चुन के बस्तियों को लूटा वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। डिजिटल कुंभ पे भी प्रश्न खड़ा हो रहे थे और महोदय मैं इसके बारे में भी आपसे चर्चा करनी, इसके बारे में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा
कि दुष्प्रचार की अपनी एक सीमा होती है, दुष्प्रचार की अपनी एक सीमा होती है, और कितना दुष्प्रचार हमारे विपक्ष के मित्रगण करेंगे। मैं देख के भौचक हूं कि कैसे ये लोग पूरी व्यवस्था को झुठलाने का काम कर रहे थे और किस प्रकार की व्यवस्था पैदा करने का काम कर रहे थे। इसमें खासतौर पर समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है, इसने महाकुंभ के बारे में जो दुष्प्रचार किए, इसमें इन्होंने कहा था कि डिजिटल कुंभ के बारे में जो प्रश्न आप खड़ा कर रहे थे, इस डिजिटल कुंभ का ही परिणाम है कि 22,000 से अधिक श्रद्धालु जो इस पूरे आयोजन के दौरान अलग अलग समय में मिसिंग हुए थे, यानी गायब हुए थे, अपने परिवारजनों से बिछड़े थे, जिसमें से एक समाजवादी पार्टी ने भी लिखा है कि महाकुंभ में मची भगदड़, सरकारी अव्यवस्था, कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार के कारण हजारों लोग लापता हैं। कौन मरा कौन जिंदा कुछ पता नहीं चल रहा है। सिर्फ गोरखपुर क्षेत्र के 2 मंडलों में ही 35 लोग लापता हैं। महोदय, इसका जवाब हिंदुस्तान ने अगले दिन दिया कि महाकुंभ में लापता सभी श्रद्धालु घर पहुंचे। ये है, ये आपकी सच्चाई है। कितना झूठ बोलेंगे, उसकी एक सीमा होती है। ऐसे ही द हिंदू ने दिया है महाकुंभ स्टैम्पेड 4 मिसिंग तेलंगाना वोमेन फाउंड सेफ। ये हिंदू लिखता है कुंभ के बारे में। अपनों से बिछड़े 44 श्रद्धालु घर पहुंचे, ये गोरखपुर का है। और डिजिटल खोया पाया सेंटर लोगों को खोजने में कर रहा है मदद। 20,000 से ज्यादा बिछड़ों को अपनों से मिलाया। अमावस्या पर, मौनी अमावस्या में सबसे ज्यादा परिवार से हो गए थे दूर, और ये सभी लोग मौनी अमावस्या के दिन 8,725 लोगों को उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया। मकर संक्रांति में पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को, मकर संक्रांति 14 को और 15 जनवरी को 598 श्रद्धालुओं को उनके परिजनों से मिलाया गया। और बसंत पंचमी के दिन 2, 3 और 4 फरवरी को 813 श्रद्धालुओं को डिजिटल खोया पाया केंद्र की मदद से उनके परिवारजनों को मिलाने का काम किया गया। यानी दुष्प्रचार की भी एक सीमा होती है, और उस सीमा को भी आज आप लोगों ने पार करके इस पूरे आयोजन को बदनाम करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। वैसे अरेस्ट कर लिया गया है समाजवादी पार्टी के उस IT सेल वाले को। ये साजिश क्यों मैं कह रहा हूं कि ये इस स्तर तक हो रही है, इस स्तर तक हो रही है कि सनातन को बदनाम किया जाए, कुंभ को बदनाम किया जाए। और शुरुआत में तो बहुत सारे जो ऐसे लिबरल मानसिकता के हिंदू हैं उन्हें चलो ठीक लगता है, लेकिन जिस स्तर तक ये गए कुंभ को बदनाम करने के लिए, इतने लोग मर गए, भगदड़ में ऐसे हुआ, गायब हो गए, इन तमाम चीजों को जिस तरह से उन्होंने नग्न किया, वो फिर इस बात के लिए बताने के लिए काफी था कि ये सिर्फ कुंभ के लिए बात क्यों करते हैं। लालू प्रसाद यादव खुद कुंभ की बात करते हैं और हरा चादर ओढ़ करके अजमेर पहुंच जाते हैं। मुल्ला मुलायम पुत्र भी यही करते हैं। अजमेर कुंभ में जो 30 लोगों की मौत हुई, दर्दनाक मौत, वो चिंतन का विषय है। इस तरह की भीड़ में इसकी संभावनाएं होती है, लेकिन उसके पीछे कि हजारों लोग मर गए, यमुना में बहा दिया गया लाश, इस तरह का फरेब किया गया। मैं कुछ रिकॉर्ड देख रहा था, जब कुंभ के भगदड़ की बात की जाने लगी तो हमने देखा कि कुंभ मेले के भगदड़ में जो है कैसे पुराने समय में भी 1954 में 800 लोगों की मौत हो गई थी। 2013 में यदि उस बात कहा जाए तो इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पे 36 लोगों की मौत हो गई थी। सबरीमला मंदिर जो है उसमें भी इस तरह की चीजें हुई थी। 1999 में 50 से अधिक लोग मारे गए। क्यों ऐसा हो रहा है जरा समझिएगा कि कुंभ को बदनाम करने के लिए। जब आगे मैं बढ़ा तो हज को देख रहा था। हज में 1990 में मक्का में 1426 लोग मौत की मृत्यु हुई। ये सरकारी आंकड़े हैं। 1990 में जो मक्का में एक पैदल यात्री सुरंग में 1426 लोगों की मौत हुई। 1994 में मीना में शैतान पर पत्थर मारने का रस्म एकदम से याद है मुझे। ये 1994 में 2070 लोग मारे गए थे। 2006 में
उसी मीना में 346 लोग मार गए, 346 लोग। ये मैं हज की आंकड़े दे रहा हूं आपको। 2015 में मीना में ही अब तक के सबसे भीषण भगदड़ में 2400 लोग मारे गए, 2400 लोग। अन्य इस्लामिक आयोजन जो है 2010 में इराक के बगदाद में जो जुलूस भगदड़ से 60 लोगों की मौत हुई। अब सोचिए, ये जो हज यात्रा है उससे कई गुना बड़ा ये महा था। 2-2, 3-3 पाकिस्तान जो है वो समा जाए इस कुंभ में, 3-3 पाकिस्तान समा जाए इस कुंभ में, 2-2 रसिया समा जाए इस कुंभ में। ये इतनी बड़ी संख्या सोचिए। 64 करोड़ लोग लगभग स्नान कर चुके हैं, 62 से 64 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। एक हफ्ते का समय और बाकी है। और उसमें जब एक तरह से एक षड्यंत्र हुआ और सरकार ये मान रही है कि पूरा जो खेल है वो जो भगदड़ मचाने का वो भी एक साजिश थी और उस मामले में कई लोगों की अभी गिरफ्तारी होनी है। जैसे मैंने बताया कि मैं चौंक रहा हूं इस चीज को जान करके कि जो लोग तुष्टीकरण के लोगों को खुश करने के लिए, मैं देख रहा हूं कि पूरा शैतानी जो लोग हैं कुछ, वो अपने सोशल मीडिया पर कुंभ में मृत्यु के आंकड़े पेश करके उन्माद फैलाते हैं। उसमें तुष्टीकरण के समाज के लोग आकर के लाइक और कमेंट्स करके जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि 90 में 1426 लोग मरे कुंभ हज में, 94 में 270 लोग, 2006 में 346 लोग, 2015 में 2400 लोग, 2500 लोग हज में मारे गए। कितने लोग हज करने जाते हैं? सोचिए, उसकी तुलना आप कुंभ से कर सकते हैं। तो ये पूरी साजिश जो कुंभ के ऊपर हुई है वही बैक बाउंस कर रहा है और इसीलिए योगी ने बहुत बड़ी बात कह दी है। और योगी यूं ही नहीं एकाएक हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। दरअसल योगी पूरा समाजवादी पार्टी के दौर के कुकर्म को खोल रहे हैं। जब 2017 में इसने एक जिहादी आदमी को कुंभ का संयोजक बना दिया था, आजम खान को, और फिर क्या हुआ था उसमें लूट करके आजम खान ने किया था। रिपोर्ट दी थी 2013 को। उन्होंने कहा था केक ने कि श्रद्धालु कुंभ मेले में आस्था की डुबकी लगा रहे थे, तब कुंभ मेला प्रशासन भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। ये 2014 में जो केक की रिपोर्ट आई थी 2013 के कुंभ की, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। रिपोर्ट में बताया गया कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से दिए गए फंड से भी पूरा मेला संपन्न कर दिया, जबकि अखिलेश सरकार को आयोजन पर 70% धनराशि खर्च करनी थी। अपने स्तर पर भी उनको खर्च करनी थी, अपना पैसा नहीं खर्च किया। 13 के कुंभ में इन्हें 1141 करोड़ 63 लाख रुपए केंद्र सरकार के खर्च हुए और वहीं मात्र 10 करोड़ 57 लाख रुपए राज्य सरकार ने खर्च किए। यानी पैसा ही नहीं दिया, आयोजन के लिए पैसा ही नहीं दिया। मेला शुरू होने तक 59% कार्य और 19% आपूर्ति कार्य ही, यानी आपूर्ति कार्य पूरे ही नहीं हुए थे। मेला प्रशासन ने 8.272 करोड़ रुपए से 2 घाटों का निर्माण कराया जो कुंभ मेले के काम से संबंधित थे ही नहीं। 111 निर्माण कार्यों में से 81 में तकनीकी स्वीकृति नहीं ली गई। सड़क चौड़ीकरण करने का काम 57 करोड़ 41 लाख रुपए और उनकी मरम्मत में 46 करोड़ 68 लाख रुपए बिना काम का परीक्षण के ही दे दिए गए और 9 करोड़ 1 लाख की सामग्री बिना जरूरत की खरीदी गई। मोबिलाइजेशन और मशीनरी के एडवांस भुगतान के अलावा 23 ठेकेदारों को 4 करोड़ 65 लाख रुपए सुरक्षित एडवांस देकर अनुचित लाभ पहुंचाया गया। ट्रैक्टर की लॉग बुक की जांच में पाया गया कि एक ट्रैक्टर एक ही समय में 2 स्थानों पर कार्य कर रहा था। 30 मजदूर एक ही समय में 2 स्थानों पर कार्य में दिखाए गए हैं। ट्रैक्टरों की आपूर्ति के अनुबंध में सभी टैक्स शामिल थे। इसके बावजूद 2 ठेकेदारों को सेवा कर का अलग से भुगतान किया गया। शौचालयों की कमी होने की वजह से एक दिन में औसतन 900 लोगों ने एक शौचालय का इस्तेमाल किया। कई स्थानों पर देखा गया कि पुरुष और महिला शौचालयों के बीच विभाजन दीवार भी नहीं थी। 50% कल्पवासियों को बीपीएल कार्ड उपलब्ध कराए गए। उनको भी राशन कार्ड तब मिले जब मेला की 4 पावन तिथियां बीत चुकी थी। उन्हें कम दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं हो सकी। जल के लिए लगाए गए नलों में हर हफ्ते पानी के नमूने ले जाने थे। 201 में से महज 6 नलकूपों में सिर्फ 6 नलों में ही नमूने ले गए। स्नान घाटों पर कपड़े बदलने के लिए कोई चेंजिंग रूम नहीं था। चेंजिंग रूम नहीं बनाए गए थे।
कई पेंटून पुलों पर रेत, जल पुलिस और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी नहीं थी। केकनी मेले में सड़क चौड़ी करने और सड़क की मरम्मत से लेकर घाटों के निर्माण तथा भीड़ के नियंत्रण करने के लिए बैरिकेडिंग करने के काम में भी भ्रष्टाचार पाया था। यह है 2013 की व्यवस्था। अब सोचिए, यदि योगी 2013 की व्यवस्था बता रहे हैं और उसकी पूरी पोल खोल रहे हैं, तो यह सच भी सामने आएगा। जो सरकार हज हाउस बनाई हुई थी, सोचिए, लखनऊ में हज हाउस बनाया गया था, मतलब साल में जो एक बार हज होगा उसके लिए हज हाउस बनाया गया था कि यहीं आकर के सब के सब ठहरेंगे, यहीं से जाएंगे आएंगे, उनके खाने पीने तमाम चीज की व्यवस्था होगी। और वो सरकार आजम खान जैसे जिहादी उन्मादी चरित्र का व्यक्ति, एंटी हिंदू, एंटी इंडियन चरित्र का व्यक्ति को महाकुंभ का संयोजक बना दिया, और उस व्यक्ति ने महाकुंभ को महापाप का अड्डा बना दिया। उस व्यक्ति ने घिनौने काम किए और वहां अव्यवस्था का ऐसा आलम बना दिया कि विदेशी मेहमान आए और कहे कि यहां तो डुबकी नहीं लगाया जा सकता। कैग की रिपोर्ट में साबित हुआ कि महाकुंभ को आजम खान ने लूट का अड्डा बनाया। अब ये रिपोर्ट यदि योगी आदित्यनाथ पाए हैं तो अभी तो आजम खान 100 मामले में ही नामजद जेल में है, कुछ मामले में जमानत पाया है। एक नया मामला हज के आजम खान के ऊपर, इस पर मुकदमा दर्ज होगा, इस भ्रष्टाचार का, कि उसने 2013 में जो महाकुंभ का आयोजन किया उसमें कैसे लूट मचाया। अब इस चीजों को क्लब कीजिए कि योगी आदित्यनाथ ने यूं ही नहीं कह दिया है, योगी ने यूं ही नहीं किया कि सनातन राष्ट्र है, इस देश का राष्ट्रीय चरित्र सनातन है, ये बात योगी ने यूं ही नहीं कह दिया। इन तमाम चीजों को क्लब करके देखिए, आप इन तमाम चीजों को जोड़ करके देखिए कि वो महापाप बता रहे हैं इन सबका। और इस देश का विपक्ष जब इस स्तर का हो जाएगा, इस देश का विपक्ष जब तुष्टीकरण के वोट के लिए भारत के सांस्कृतिक चरित्र का दोहन करने लगे, भारत की आत्मा के साथ बलात्कार करने लगे, तो समझिए कि आवाज तो उठेगी। ये जो एमवाई समीकरण के साथ ये खेल कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा मिल्कीपुर का परिणाम। उन्हें उत्तर प्रदेश के उन तमाम 9 विधानसभाओं के उपचुनाव के परिणाम समझ में नहीं आ रहे हैं कि एमवाई समीकरण की जमीन हिल गई है। दरअसल ये पूरा सच सामने आ रहा है, और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ को कहना पड़ा कि ये सनातन राष्ट्र है। पहली बात, ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इसको सुनिए एक बार फिर से, इस विश्लेषण के उस होने तक, कि क्यों योगी ने ये बात कही, और इसका मीडिया विश्लेषण नहीं हो रहा है। योगी ने बहुत बड़ी बात कह दी है। उनका सम्मान भी है और उनका गौरव भी है। और सनातन धर्म इसका राष्ट्रीय धर्म है। सनातन धर्म की सुरक्षा में ही भारत के अंदर बल और अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और आगे भी करेगी। क्योंकि हम लोग ये मानते हैं सनातन धर्म इस देश का राष्ट्रीय धर्म है। सुना आपने, हम लोग ये मानते हैं कि सनातन धर्म इस देश का राष्ट्रीय धर्म है। ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं सदन के अंदर, ऑन रिकॉर्ड। तो आप कल्पना कीजिए कि जो व्यक्ति भारत का भावी प्राइम मिनिस्टर माना जा रहा है, वो मैसेज क्या दे रहा है। डिक्टेटरशिप नहीं है भारत में कि योगी आदित्यनाथ कह देंगे और हो जाएगा। दरअसल योगी आदित्यनाथ इस देश को बता रहे हैं कि सनातन पर साजिश कैसे क्या हुई है। एक एक चीज कन्विंस किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ झपट्टा मार के मिल्कीपुर नहीं ले लिए हैं। ये तमाम फैक्ट्स, बहुत सारे संदेश दे रहे हैं। इस संदेश को सुने जाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि विश्लेषण के आपको मायने समझ में आए होंगे उस दौर में जब महाकुंभ हो रहा है, और इस महाकुंभ के समापन के बाद की स्थिति क्या होगी, बस आप और हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। जय हिंद।